नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर टक्कर का आज का एडिशन। 2025 का आगाज हो चुका है और इसी के साथ सियासी टक्कर की भी शुरुआत हो गई है। इस साल बिहार और दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और दोनों ही राज्यों में राजनीति का बड़ा खेल शुरू हो गया है। आज इन्हीं दोनों पर होगी सबसे बड़ी टक्कर सीएनबीसी आवाज के थर्सडे एडिशन में, यानी गुरुवार एडिशन में। नए साल में पहला सियासी ऑफर आ गया है। इस साल के अंत में बिहार में चुनाव होना है, इसलिए लालू यादव ने वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बड़ा ऑफर दिया है। आते हैं तो काहे नहीं लेगा, साथ है ले लेंगे और रहे साथ में काम करें, माफ कर देगा। माफ करना ही हमारा फर्ज है। इस ऑफर पर रिएक्शन भी देख लीजिए। आप क्या बोल रहे हैं? हम आ जाएंगे। डरे हुए लोग हैं। अभी लोकसभा में बड़ी बड़ी बात लालू जी के परिवार ने की और 75% सीटें हार गए। हालांकि तेजस्वी यादव अलग ही सियासी सुरताल दिखा रहे हैं। आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे? आप लोग को ठंडाने के लिए बोले। लेकिन नीतीश कुमार पर डोरे डालने में अकेले लालू यादव नहीं बल्कि कांग्रेस भी शामिल दिख रही है। गांधीवादी विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग गोडसे की विचारधारा से अलग हो जाएंगे, सब साथ। अब जरा दिल्ली दरबार की सियासत भी देख लीजिए। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार को किसान विरोधी बताने के साथ ही केजरीवाल को वोटर लिस्ट स्कैम वाला महाठग बता दिया है। दिल्ली में किसान को किसान का दर्जा ही नहीं दिया इन लोगों ने। किसान अपने सर्किल रेट को बढ़ाने के लिए धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं। राज्यसभा सांसद चुनाव अधिकारियों को धमका रहे हैं। 4 जनवरी 2024 में हमारा वोट सुल्तानपुर से कट गया है, ये दावा किया हुआ है। 8 जनवरी 2024 को फिर शपथ पत्र देते हैं, सुल्तानपुर में मेरा वोट रजिस्टर्ड है। अब संजय सिंह जी जरा बता दीजिए कि भाभी जी ने गलत शपथ पत्र क्यों दिया? तुम्हारा चुनावी घोटाला हमने पकड़ा है। तुम दिल्ली में वोट कटवा के चुनाव जीतना चाहते थे, उन मंसूबों पे पानी फिर गया है। तो अब विचलित होकर तुम कुछ भी बोल रहे हो, तुम्हारे साथ हमारी संवेदना है। तो आज 2 राज्यों की चुनावी हलचल पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। दिल्ली टू बिहार, सियासत अपार। तो अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। दिल्ली से बिहार तक सियासी चाल ढाल का विश्लेषण। लालू के ऑफर की इनसाइड स्टोरी। आरजेडी का प्रदर्शन शर्मनाक रहा है। आरजेडी मात्र 4 सीटों पर जीती है और आरजेडी का स्ट्राइक रेट 2024 के लोकसभा में 17% रहा है। एनडीए का प्रदर्शन शानदार रहा है। 40 में से 3 सीटों पर एनडीए जीती और जेडीयू का स्ट्राइक रेट 75% है। जेडीयू 12 सीटें जीती है। लोजपा का भी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। अब मैं बताऊं नीतीश पर डोरे क्यों है। राजद का जो समीकरण है वो मुस्लिम यादव है। यही समाजवादी पार्टी का यूपी में समीकरण है, लेकिन मुस्लिम और यादव के भरोसे है। लेकिन नीतीश के साथ आने से कुशवा, कुर्मी, पिछड़ा, दलित के साथ महिला वोट बैंक बड़े रूप से जुड़ता है, तो उसका फायदा लेना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली दरबार का हाल क्या है? आप 2013 में देखिए, कांग्रेस 24% से ज्यादा वोट लेके आई। आम आदमी पार्टी 29.5% वोट लेके आई। बीजेपी का वोट शेयर 33 था। बीजेपी का वोट शेयर इंटैक्ट रहता है 2015 में भी, लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर में ड्रास्टिक फॉल आ जाता है। यानी कांग्रेस ढहती है तो सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को मिलता है। 54%, यानी जो मुसलमान वोट है दिल्ली का, वो निर्धारित वोट है और अधिकतर सीटों पर मुसलमान, यानी 35 से ज्यादा सीटों पर मुसलमान का एक अच्छा वोट शेयर है। इसी वजह से क्या आम आदमी पार्टी बार बार सत्ता में आ रही है, बार बार बीजेपी ये कहती है। लेकिन आम आदमी पार्टी का कंसिस्टेंट वोट शेयर है 54% और बीजेपी का वही 33-32%। लेकिन 2020 का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। यहां कांग्रेस पहली बार इतिहास में दिल्ली में, जहां उसने इतने वर्ष राज किया, 5% से नीचे आती है और उसके बाद आम आदमी पार्टी एक बड़ा पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज भी करती है कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस भी बड़ा पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज करती है 24 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन साथ आके भी कुछ नहीं कर पाते। लेकिन आम आदमी का वोट शेयर वही
53-54%, लेकिन बीजेपी अपना वोट शेयर बढ़ाती है। यानी यहां पर 38% से ऊपर बीजेपी अपना वोट शेयर मेंटेन करती है। और यह कहानी अगर दिल्ली में बदल जाती है इस बार, तो फिर आपके लिए खतरा है। लेकिन मुसलमान वोट यहां पर एक मजबूत है, वो एक मुश्त आपको जाता रहा है अभी तक। लेकिन 2020 का चुनाव 38 सीटों पर आप और बीजेपी के बीच हार का अंतर 2000 से 20,000 के बीच में था। कांग्रेस के वोट शेयर में अगर सुधार हुआ तो बीजेपी को फायदा मुमकिन है। बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है कि 2025 के सियासी चुनाव में रेवड़ी बांटने से लेकर पाला बदलने जैसे ऑफर लगातार दिए जा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण रैली भी है, तो उसमें भी नजर आएगी। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं। स्पोक्स पर्सन भी है भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ हैं। प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी की नेता हैं, प्रवक्ता हैं, और इस समय मीडिया उनका देख रही है। मेरे साथ प्रोफेसर अनवर पाशा हैं, उनका अभिनंदन है, राजद के प्रवक्ता है और वरिष्ठ नेता हैं उनके। दुष्यंत नागर मेरे साथ जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ इस चर्चा में। AK वाजपेयी हैं, प्रवक्ता एलजेपी के। मैं शुरुआत ना बीजेपी से ना आपसे आज शुरुआत करते हैं हमारे साथ AK वाजपेयी से। AK वाजपेयी, क्या नीतीश जी पलटने वाले हैं? वो दिल्ली चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली में जैसे ही भाजपा आ रहेगी, नीतीश जी कांग्रेस की तरफ आ जाएंगे। देखिए, ये तो राजद वाले लोग चर्चाओं को गर्म कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये है कि एनडीए तो इंटैक्ट है। नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनके नेतृत्व में आने वाला चुनाव भी होना है। हमें तो कहीं से किसी कोने से कोई ऐसी बात नजर नहीं आती जो बाजार चल रहा है ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है ना। लेकिन हकीकत ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, परिस्थितियों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप भविष्य की बात करेंगे, पास्ट की बात नहीं करेंगे। वो हर अभी साल बाकायदा उनकी पार्टी के नया जैसे ही साल, जैसे ही कैलेंडर पलटा, वैसे लगा नीतीश जी भी पलट जाएंगे। वैसे ही ऑफर आ गया लालू जी का। नहीं, मेरा आकलन, मैं इस आकलन से सहमत नहीं हूं, क्योंकि परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं है। नीतीश बाबू ने पूरी सम्मति से, नायडू जी ने, चिराग पासवान जी ने, हम सब लोगों ने मोदी जी को नेतृत्व दिया है प्रधानमंत्री का। और एनडीए ने, सब घटकों दलों ने बड़े इंटैक्ट होकर कहा है कि नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे आने वाला विधानसभा का। तो क्या दिक्कत है? लेकिन आरजेडी के सूत्र ये कह रहे हैं अनवर पाशा कि नीतीश आने वाले 2 महीनों में कोई बड़ा फैसला लेंगे। क्या बड़ा फैसला है वो? अमिश जी, बिहार की जो स्थिति है सब उससे आज वाकिफ हैं कि बिहार में एक अराजकता है। बिहार में कोई सरकार इस समय नहीं है। कोई सरकार बिहार में सड़कों पर छात्र पीटे जा रहे हैं, उन पर लाठियां चलाई जा रही हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। 20 वर्षों की सरकार जो बिहार में रही है एनडीए की, नीतीश जी की और बीजेपी की, उस सरकार से लोग उब चुके हैं, निराश हो चुके हैं। बिहार में एक तब्दीली चाहते हैं, एक परिवर्तन चाहते हैं। नीतीश जी थक भी चुके हैं और उनको कैप्टिव बना लिया है भाजपा ने, और कोई फैसला वो करने की नहीं, आपने बहुत बड़ी बात बोली। आपने बोला नीतीश जी थक चुके हैं, बीजेपी ने कैप्टिव बना लिया है, तो इन थके हुए नीतीश जी को ऑफर दे रहे हैं लालू जी। देखिए, आपने, मीडिया ने सवाल किया तो लालू जी ने यह कहा कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं नीतीश जी के लिए। और नीतीश जी सिर्फ नहीं, नीतीश जी के साथ जो जेडीयू है उसके जो मेंबर हैं, आज जेडीयू दो हिस्सों में बढ़ चुका है। जेडीयू में विभाजन तो शकील अहमद, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, वो कहते हैं गांधीवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाले नीतीश कुमार अगर अलग हो जाए तो हम सब साथ हैं, अगर भाजपा से अलग हो जाए। ये सिर्फ नीतीश कुमार जी ही नहीं, जेडीयू में खुद अंदर एक तरह से एक दुविधा की स्थिति बनी हुई है। जेडीयू के बहुत से लीडर जो है भाजपा से बाहर निकल के आना चाहते हैं। जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जो सोशल जस्टिस के लिए कमिटेड हैं, वो जेडीयू के लोग वो बीजेपी को छोड़ना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो सत्ता लालयित लोग हैं वो जेडीयू रखना चाहते हैं। ओके, जाहिर है कि ऐसी जी अनवर पाशा, अपनी टाइम लिमिट को ओके AK वाजपेयी 10 सेकंड में, क्या आपको लगता है दिल्ली चुनाव का इंतजार हो रहा है? 10 सेकंड। नहीं, इस तरह की कोई, आप ये आकलन गलत चल रहा है। देखिए, हकीकत में क्या है कि लालू यादव कुछ बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव कुछ बोल रहे हैं, और हमें तो ऐसा लगता है कहीं मुलायम सिंह और अखिलेश वाला सीन दोबारा से रिपीट ना हो जाए। वो उनका अपना घर संभालिए ना, एनडीए को कहां आप बीच में ला रहे हैं? एनडीए का मामला बिल्कुल आप बड़ा कह रहे हैं कि हर तरीके से इंटैक्ट है। अखिलेश जी और मुलायम सिंह यादव वाला दौर, यानी मनमुटाव परिवार के अंदर, आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल, यही हकीकत लग रही है। ओके अनवर पाशा, क्या राजद के अंदर 2 फाड़ है? मैं फिर बीजेपी पर आता हूं। तो क्या राजद में 2 फाड़ है? एनडीए इंटैक्ट है, और अभी ललन सिंह ने कुछ देर पहले मीडिया को बोला है
कि कोई सवाल ही राजद नहीं है, की- मोदी जी हमारे नेता है, राजद ये हवा की बात है। राजद की जो विचारधारा है वो समाजवाद की विचारधारा है, सेकुलरिज्म की ने क्या विचारधारा क्या है, परिवार में भाईचारे दो की फाड़ है जो विचारधारा एलजेपी कह रही है। राजद में कोई मतभेद नहीं है, और जो मतभेद है वो जेडीयू में है। ठीक है, वो जेडीयू में मतभेद है। जेडीयू के बहुत बड़ा सेक्शन जेडीयू का इस वक्त राजद के साथ आना चाहता है। तो दिल्ली सिर्फ चुनाव नीतीश का कुमार जी दिल्ली नहीं, चुनाव का आप लोग इंतजार जेडीयू कर में रहे हैं। एक बड़ी तादाद ऐसे एमएलएस की है, ऐसे एमएलएस की और एमपीस की तादाद है जो छोड़ना चाहते हैं जेडीयू को। प्रोफेसर पाशा, क्योंकि वो उब चुके आप हैं, उनको बहुत लगता है वरिष्ठ कि वो हैं, अपने आप विचारधारा लालू के जी साथ और तेजस्वी compromise कर यादव, रहे हैं। आप वो लालू अपने जी और तेजस्वी समाजवादी यादव के विचारधारा टच से बेस भटक में चुके रहते हैं। हैं। मेरा प्रश्न प्रोफेसर पाशा आपको ये है, दिल्ली का किला आपने संभाला हुआ है, ये दिल्ली चुनाव का क्या लेना देना है नीतीश कुमार से? देखिए, दिल्ली चुनाव के बारे में तो आपका आकलन है, आपने मेरा ये आकलन बात नहीं, कही है, आपके हमारी नेता तरफ बोल से रहे कोई हैं ना ऐसी दिल्ली बात चुनाव नहीं के बाद कही पलटी गई। मारेंगे। और दिल्ली चुनाव, बिल्कुल दिल्ली चुनाव का जो इंपॉर्टेंस है, दिल्ली में भाजपा क्यों सत्ता से बाहर है? क्योंकि जनता की जो आशाएं हैं उसको पूरी करने में नाकाम ठीक है, रही है ठीक है, मैं बीजेपी। वापस आता हूं आपके कई पास। बार सत्ता में रही सुधांशु बीजेपी त्रिवेदी, पास्ट में, सब लोग लेकिन ये आज वो दिल्ली सत्ता चुनाव से का बाहर इंतजार है। कर रहे हैं। और इस बार कहा फिर सत्ता दिल्ली से बाहर चुनाव होगी। में भाजपा हारेगी दिल्ली तो की गेम जनता- पलट देंगे पूरा। दिल्ली की जनता ओके, फिर से ओके, ऐसे ही बीजेपी को महाराष्ट्र में सत्ता भी से इंतजार सत्ता था। से अलग करेगी। ओके, सत्ता ओके, से यू मेड दूर योर पॉइंट रखेगी। प्रोफेसर पाशा। इस इलेक्शन में नहीं, ये प्रोफेसर पाशा, अब आपने बोला, अब अपनी जी। वादी को विराम दीजिए। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, वो लगातार वेट कर रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक तमाम ये जो हसरतें, रंगीन हसरतें दिल में समाये बैठे थे हमारे इंडी गठबंधन के तमाम सहयोगी, वो हरियाणा से लेके महाराष्ट्र तक, उसको जनता ने हकीकत दिखा दिया। मगर मैं अमीश जी कहना चाहूँगा, लालू प्रसाद यादव जी बहुत परिपक्व नेता हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वो हकीकत को समझ रहे हैं। जो इन्होंने कहा ना कि नीतीश जी थके नहीं, लालू यादव जी थक गए हैं, और अब उन्हें समझ में आ रहा है कि मैं अपने बेटे बेटियों को सेट नहीं कर पाया, पूरे परिवार के हर व्यक्ति को उतार लिया। एक दौर में उनके साले का जलवा था, फिर पत्नी रही मुख्यमंत्री, एक बेटा, दूसरा बेटा, एक बेटी, और अब इस बार दूसरी बेटी भी चुनाव लड़ी थी, भले ही वो चुनाव हार गई। तो मतलब कुल मिला के उन्हें समझ में आया 20 साल से सत्ता नहीं आई है, और अब हरियाणा और महाराष्ट्र ने साफ दिखा दिया है कि पूरी तरीके से इंडी गठबंधन का लिफाफा फट चुका है। इवन जिन राज्यों को हम ये देखें कि कश्मीर और झारखंड, जहां एनडीए की सरकार नहीं बनी, वहां भी कांग्रेस पूरी तरीके से निष्प्रभावी साबित हुई है, कांग्रेस अब भार होने लगी है। तो उनको ये हकीकत समझ में आ गई है कि पराजय तय है, तो अपनी अवश्यंभावी पराजय को देखकर अपने परिवार को बचाने की छटपटाहट में एक वयोवृद्ध नेता द्वारा दिया गया ये बयान है। ये लालू प्रसाद यादव जी 30 साल पहले थे, पाशा साहब, जो कहते थे ये गरीब गुरबा की सरकार है, आज वो एक कुनबा की सरकार है, सिर्फ एक कुनबा की सरकार है। इसलिए लालू यादव जी ने अपने बेटे बेटियों, परिवार, सबकी क्षमता को आंक लिया है कि अब सिजरा बिखरने वाला है, तो धरातल के ऊपर लोकसभा चुनाव से लेके और महाराष्ट्र चुनाव तक जो चकनाचूर हुए हैं अरमान, उनमें से निकली हुई एक चीख है, उसमें से निकली हुई एक छटपटाहट है, और एक समझदार बुजुर्ग नेता की अपनी धरातल के नीचे से खिसकती हुई धरती को समझने की हकीकत है। इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई क्या बताए इसमें। जी प्रोफेसर पाशा, 30 सेकंड प्रोफेसर पाशा, जवाब। देखिए, जो स्थिति है बिहार की इस समय, अराजकता की जो स्थिति है उसका अंदाजा इससे आप लगा सकते हैं कि उस बिहार में जो गांधी को गांधी बनाने में जिस बिहार का रोल था, चंपारण का रोल था, उस बिहार में गांधी जी का जो सबसे मकबूल भजन है वो भजन नहीं गा सकते आप। वहां पे अल्लाह 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 ईश्वर तेरो नाम नहीं कह सकते आप, रघुपति राघव राजा राम नहीं कह सकते आप। ये स्थिति बना दी है बीजेपी ने। जेडीयू इस पे क्या कहना चाहती है? जेडीयू इस पे जवाब दे। जवाब सुधांशु त्रिवेदी, जवाब। बिहार की ऐसी कभी स्थिति नहीं थी। गांधी जी का भजन था, हालांकि वो ओरिजिनल भजन कुछ और है, लेकिन गांधी जी ने जो गांधी जी का अनुवादित भजन था वो नहीं गा सकते। ये स्थिति है, ये परिस्थिति है। क्विकली देखिए, वास्तविकता में बताएं वो भजन गांधी जी का नहीं था, जिसके बारे में ये है कि वो समर्थ गुरु रामदास या लक्ष्मणाचार्य जी का था, और जिसमें वास्तविक लाइन ये थी, रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीता राम, सुंदर मेघा श्याम, और वो तुलसी गंगा शालिग्राम। उसमें गांधी जी ने ईश्वर अल्लाह किया, और बिल्कुल उसको तो गाया गया बिरला मंदिर में। मैं पाशा साहब को चुनौती दे के कहता हूँ, ये सेकुलरिज्म के जितने सूरमा हैं, सिर्फ यही ईश्वर अल्लाह तेरो नाम,
ये किसी मस्जिद में गवा के दिखवा दें, चूंकि 75 साल इस देश ने देखा, तब ये मन में विचार आया। और तो और किसी मौलाना, मौलवी, मुफ्ती, मुकर्रम, बारी, हाफिज से ये कहलवा दें कि ईश्वर और अल्लाह बराबर होते हैं, तो भी मैं मान जाऊं। इसलिए ये जो आप लोगों ने, गांधी जी ने कोई प्रयास ईमानदारी से किया था, मगर अब साफ साफ चिन्ह हो गया ना इस देश की सेकुलरिज्म की आड़ में। तो मैंने जो दोनों बातें दी, एक उदाहरण ऐसा बता दी 77 साल में जहां मस्जिद में गाया गया, या कोई मैंने कहा ना मुल्ला, मौलवी, मुफ्ती, मुकर्रम, बारी, हाफिज को ये कह दे कि ईश्वर और अल्लाह बराबर होते हैं। सुधांशु जी को अपना वक्तव्य करेक्ट करना चाहिए। किसी मुसलमान ने ईश्वर अल्लाह तेरे नाम पर आज तक ऑब्जेक्शन नहीं किया। अगर ऑब्जेक्शन आया नहीं, वो कह रहे हैं तो भाजपा की तरफ से क्या आया, किसी इबादत गाह पे ये गीत गाया भाजपा गया? के लोग थे जिन्होंने क्या नहीं गाने किसी दिया। मुफ्ती मुकर्रम ने, किसी मौलवी मौलाना ने ये गीत गाया है? नाम लीजिए उसका, कोट करिए, तारीख बताइए, हिस्ट्री से बताइए, पिछले 75 साल में बताइए। ईश्वर अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, सारे मुसलमान उसमें विश्वास रखते हैं। ईश्वर एक है, सारे मुसलमान उसमें विश्वास रखते हैं। ये जो भेदभाव है, ये जो दीवारें खड़ी करते हैं मजहब के बीच में, ये भाजपा के लोग करते हैं, आरएसएस के लोग करते हैं। हम उस तरह की भेदभाव को नहीं मानते। सुधांशु जवाब 20 सेकंड। सुधांशु, then big story coming up. Okay, सुधांशु reply. Okay, अनवर पाशा, प्रोफेसर पाशा, यू सीनियर, आप सीनियर हैं लेकिन शांत होइए, अपनी ऑडियो डाउन करिए। ओके, डॉक्टर त्रिवेदी 30 सेकंड्स। पाशा साहब, मैंने सिर्फ ये कहा था किसी मस्जिद में गवाने का उदाहरण दीजिए, करेक्ट तो आप अपने स्टेटमेंट को करिए। और मैंने कहा था कोई मुस्लिम धर्मगुरु कह दे ईश्वर अल्लाह एक है, आप तो ना मुल्ला है, ना मौलवी है, ना मुफ्ती है, ना मुकर्रम है, ना बारी है, ना हाफिज है। और अगर आप कह रहे हैं ईश्वर अल्लाह एक है, तो अजान में तो बोला जाता अशदम मोहम्मद रसूलुल्लाह, सिर्फ मोहम्मद साहब के अलावा कोई इबादत के आयोग नहीं, और अल्लाह के अलावा कोई इबादत के योग नहीं है, केवल अल्लाह ही अकबर है। तो अल्लाह ईश्वर जरा एक बार कहलवा दीजिए ना, किसी उलेमा से कहलवा दीजिए, किसी उलेमा से। सुधांशु जी, इस्लाम के इस कलमे को गलत परिप्रेक्ष्य में मत रखें, गलत तरीके से मत पढ़ें। उस अच्छा तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब जानते हैं क्या है? हम ये गवाही देते हैं कि अल्लाह एक है और रसूलुल्लाह अल्लाह के पैगंबर हैं। ये उसका मतलब है। मैंने तो कहा ना, तो एक बार गवाह के दिखा दीजिए, किसी मस्जिद में बहस करने की गुंजाइश नहीं रहेगी। ईश्वर आप गवाह के दिखा दीजिए ना। आज बिहार की हालत आपने ऐसी बना दी है और कि नहीं तो किसी मौलवी से कहलवा दीजिए। आपके लिए अस्वीकार हो गए हैं, आपने गांधी जी को अस्वीकार कर दिया है और बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, डिबेट गॉडसे का क्या संबंध था? आपकी पार्टी से, आरएसएस से गॉडसे का क्या संबंध था? जरा ये भी जनता को बताइए। गांधी जी की हत्या किसने की थी? किसने की थी गांधी जी की हत्या? और आज तक कंडेम नहीं किया आरएसएस ने गॉडसे को। इसका भी जवाब आप दीजिए। हम तो ईश्वर अल्लाह एक मानते हैं, आपको नहीं स्वीकार है ईश्वर अल्लाह एक। अरे भैया, मैंने तो कहा ना, तो मानते हैं तो मस्जिद में गवा के दिखा दीजिए, टीवी डिबेट में भाषण मत दीजिए और उलेमा से दिखवा दीजिए, फिर आए बाएं साएं बोलिए, इमाम से कहलवा दीजिए। ये टीवी डिबेट में आके अब बोल रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं, बुलवा दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। बचाव के लिए इसीलिए देश के 75 साल में देख लिया, किसी उपरांत ये मौलाना, किसी और गांधी का सबसे बड़ा बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली में कल रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ये बड़ी खबर इस समय की है। कल सावरकर कॉलेज की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वीर सावरकर के नाम पर दिल्ली में एक कॉलेज बनेगा। भारतीय जनता पार्टी का यह वादा था। नजफगढ़ में वीर सावरकर के नाम पे कॉलेज बनेगा। और भी कई दिल्ली को सौगातें देने वाले हैं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं सीधा रुख करता हूं। और दूसरी तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है कि वोट फ्रॉड कर रही है आम आदमी पार्टी। जबरदस्त तरीके से वोट फ्रॉड किया गया है। संजय सिंह का पलटवार है कि बीजेपी पे आरोप है कि बीजेपी पूर्वांचल के लोगों की वोट को काट रही है और बीजेपी को हमने एक्सपोज कर दिया है, दिल्ली के लोगों को बांग्लादेशी बता रही है। यह संजय सिंह का आरोप है। यूपी बिहार के लोग बांग्लादेशी कैसे हैं, यह संजय सिंह कह रहे हैं। कुल मिलाकर दिल्ली की सियासत आई है और बिहार का रास्ता भी क्या दिल्ली से जाता है। प्रियंका कक्कड़। सभी को नमस्ते। अमीर जी, क्योंकि पहली बार आपके शो पे आ रही हूँ नए साल में, तो सबको न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर ऑल्सो। सुधांशु जी ने 15 मिनट पूरा झूठ बोला। सबसे ज़्यादा हिदायती तो ये है, इन्होंने इमामों की सैलरी कर दी 16,000 रुपये हरियाणा में, पर अभी तक पुजारियों के लिए या ग्रंथियों के लिए कहीं कुछ नहीं कर पाई। जैसे दिल्ली सरकार ने 18,000 किया है पुजारियों के लिए और ग्रंथियों के लिए, वैसे ये भी कर दें अपने 20 राज्यों में। नहीं करेंगे? इमामों के लिए तो कर दिया, तो क्यों नहीं कर रहे बीजेपी के लिए? सॉरी, तो क्यों नहीं कर रहे पुजारियों के लिए?
मैं भी भगवान श्री राम से प्रार्थना करूंगी कि भाजपा को इस बार सद्बुद्धि दे, ये चुनावी जो भी बनते हैं बनना बंद करे और सच्चे मायने में हिंदुओं का अधिकार उनको दें। तो इस पर विचार होना चाहिए। जहां तक वोट काटने की बात है, तो अब हमने 2 बार प्रमाण, 2 से ज्यादा प्रमाण दे दिया एक्चुअली अमीश जी। इन्होंने शहादरा में विशाल भारद्वाज है इनके भाजपा के नेता, उसने 11,018 एप्लीकेशंस दी नाम कटवाने की, रंगे हाथों पकड़े गए तब वो रुक गए। नई दिल्ली विधानसभा में 5,500 एप्लीकेशन दिए नाम कटवाने की और 7,500 एप्लीकेशन दिए नाम जुड़वाने की। और ये सब तब किया है जब इलेक्शन समरी रिवीजन क्लोज हो चुका है, इलेक्शन कमीशन ड्राफ्ट लिस्ट तैयार कर चुका है। उसके बाद भारी संख्या में ऐसे नाम कटवाने की याचिकाएं दे रहे हैं और तो और पूर्वांचली भाई बहनों को बदनाम कर रहे हैं, रोहिंग्या बुला रहे हैं उन्हें। अगर इनको रोहिंग्या पकड़ने हैं तो हरदीप पुरी जी को अरेस्ट एक सेकंड ओके, सुधांशु त्रिवेदी जवाब। देखिए, आज बीजेपी के जो दिल्ली के प्रेसिडेंट है वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और कहा कि 2018 में जब संजय सिंह राज्यसभा गए तो उन्होंने खुद को हरिनगर का निवासी बताया। उस समय उनका नाम सुल्तानपुर वोटर लिस्ट में भी दर्ज था, यानी एक टाइम पर 2 जगह के वोटर थे। उसके बाद संजय सिंह नई दिल्ली विधानसभा के वोटर बनते हैं, उनको बनवाया जाता है। इस बार नई दिल्ली वोटर लिस्ट में उनकी पत्नी का नाम भी दर्ज करा जाता है। ये मैं 2018 में बता रहा हूं, 2-3 बारी जो हुआ। संजय सिंह का फिर तिलकनगर विधानसभा में भी नाम था। इसके बाद ये आपके जो अध्यक्ष कह रहे हैं ये आपराधिक काम है, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और वो अपनी पत्नी का 4 जनवरी 2024 का नाम कटने का दावा करते हैं और 8 जनवरी 2024 को हलफनामा देकर कहते हैं कि वो सुल्तानपुर की वोटर है। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है अपने आप। अरे नहीं है। देखिए अमीश जी, संजय सिंह जी कोई छोटे और सामान्य नेता नहीं है। वो आम आदमी पार्टी के संसद में नेता संसदीय दल है और जो उनका आचरण दिख रहा है कि एक बार इधर के वोटर दूसरी बार दूसरे वोटर, उसमें कुछ नया नहीं है अमीश जी। ये तो आम आदमी पार्टी की फितरत है। कभी इस तरफ, कभी तोला, कभी माशा, कभी रत्ती, कभी तोला, कभी इधर कभी उधर। वो तो ट्विस्टिंग समरसॉल्ट लेते हुए जैसे ओलंपिक के जिम्नास्ट होते हैं, मुद्दों से लेके किसी भी विचार के ऊपर पलटते रहना उनकी सहज स्वाभाविक सी परिस्थिति है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। और आम आदमी पार्टी तो वो बेहतरीन पार्टी है जिसके सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोग, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, उप मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया जी और नेता सदन संजय सिंह जी, तीनों शराब घोटाले में जेल जा चुके हैं। आप सोचिए, ऐसा आपको कोई उदाहरण नहीं मिलेगा जिसमें लीडर ऑफ द हाउस, डेप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द हाउस इन पार्लियामेंट, यानी लीडर ऑफ द हाउस इन असेंबली और लीडर ऑफ द हाउस इन पार्लियामेंट, सब जेल की हवा खा चुके हों। तो मुझे लगता है उन चीजों से बचने के लिए जो बात कर रहे हैं, और मैं कहना चाहता हूं बहुत साफ, घुसपैठियों को किसी प्रकार से प्रोटेक्ट करके वोटर बनाने की जो चाल है, ये इंडी गठबंधन के सभी दलों की सहज स्वाभाविक चाल है। क्योंकि इनको लगता है कि घुसपैठिए इनको सबसे ज्यादा वोट देते हैं, इसलिए ये पूर्वांचलियों के नाम के ऊपर जो तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मैं सब प्रमाण देता हूं। अमीश जी, हाल के लोकसभा चुनाव में, जो पिछले लोकसभा चुनाव थे 2024 में, भारत में सबसे बड़े अंतर से कौन सी लोकसभा सीट जीती गई है? असम की धुबरी सीट जीती गई है, जहां कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं, जो भारत के इतिहास की सबसे बड़ी विक्ट्री है। और यह धुबरी सीट वो है जिसे असम में मिनी बांग्लादेश कहा जाता है, जहां 90% के लगभग मुस्लिम हैं और जिसमें मेजॉरिटी बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। बस इतना काफी है ये बताने के लिए कि घुसपैठिए किसके दिल में है और किसके लिए राष्ट्रहित दिल में है। लेकिन वो उदाहरण और एक इनके जगह पर मनीष सिसोदिया जी ओपनली बोल चुके थे, शाहीन बाग इनके दिल में है। प्रियंका, एक घर में जब 60, 80 वोट निकल के आ रहे हो, आप ही के प्रोग्राम में बोला था, आपको लगता नहीं है ये वोटर 18 के प्रोग्राम में बोला था मनीष सिसोदिया ने कि शाहीन बाग मेरे दिल में है जी। और ये वोटर फ्रॉड नहीं है। और संजय सिंह जी जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो आखिरकार वोटर कहां के हैं? कभी वो सुल्तानपुर के वोटर हो जाते हैं, कभी वो नई दिल्ली के हो जाते हैं, कभी वो तिलक नगर के हो जाते हैं। मामला क्या है? मैं जवाब, और एक घर में 60 वोटर कैसे हो सकते हैं जो उधर लोग रहते ही नहीं है? जो लोग रहते ही नहीं है वो दिल्ली के वोटर कैसे हो सकते हैं? क्या दिल्ली के बाहर के लोगों को सिर्फ वोट करने के लिए यहां पर 3 दिन के लिए बुलाया जाता है क्या? यह बहुत बड़ा आरोप है। और यही वोटर फ्रॉड है जो हो रहा था, जिसे रोका गया है। अब दिल्ली पुलिस भी कह रही है कि कार्रवाई होगी इस पे। भाजपा, अरे सुन तो लीजिए,
भाजपा ने आज दिल्ली पुलिस ने क्या बोला कि बांग्लादेशियों के साथ आम आदमी पार्टी का कोई कनेक्शन नहीं है। मैं बता रही हूँ हरदीप पुरी जी को अरेस्ट करो, सारा मसला खत्म हो जाएगा। उनको पता है रोहिंग्या का मसला है। और मैं आपको बता रही हूँ ये लार्ज स्केल डिलीशन जो करा रही है ये भाजपा करा रही है, क्योंकि इनको अपनी हार दिख रही है। या तो परवेश वर्मा के थ्रू काला धन बंटवा रही है या इन हरकतों पे उतारू हुए। एक घर में एक मेरे को एक मैं प्रियंका विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एक घर में 60 वोटर कैसे हो सकते हैं? एक घर में 60 वोटर कैसे हो सकते हैं? ये वोटर फ्रॉड नहीं है तो क्या है? हाँ, एक घर में 60 वोटर, अरे भाई जो रहते ही नहीं है उधर। आप काटो पर ये क्या कर, सुनिए, विशाल भारद्वाज भाजपा का नेता 11,018। अरे भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, लेकिन वोटर फ्रॉड हो रहा है तो क्यों नहीं रोका जाएगा? मैं आपको नाम बता रही हूँ। अरे आप सुनिए तो मेरी बात। आपने संजय सिंह जी का मुद्दा उठाया, मुझे जवाब देने दीजिए उस पे। सबसे पहले संजय सिंह जी सुल्तानपुर के वोटर थे, फिर वो दिल्ली शिफ्ट हुए तो उन्होंने वहां पे एप्लीकेशन डाली नाम कटाने की। दिल्ली में हरिनगर है तो वहां पे वहां के वोटर बने। फिर वो घर शिफ्ट किए, घर शिफ्ट होके वो सांसद है जहाँ रहते, वहां का उनका वोटर कार्ड है। इसमें इतना सेंसेशनलाइज करने वाली बात ही नहीं है। भाजपा जानबूझ के ऐसा कर रही है। इलेक्शन कमीशन की साइट पर तो इलेक्शन कमीशन की गलती है। क्या उन्होंने 2 जगह वोट डाले? क्या उन्होंने 2 जगह वोटर है? लेकिन यही तो है, यही तो मामला है। झूठे भाजपा ही है ये। अच्छा ठीक है, भाजपा झूठ बोल रही है। आपको बता रही हूं ये झूठे भाजपा ये 2 जगह वोट डाले क्या उन्होंने? चला जाऊंगा, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी अब देखिए, प्रियंका जी की बात का बहुत सिंपल और सीधा उत्तर है। एक तो हमारे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने साफ साफ उदाहरण दे दिया है कि 8 जनवरी को वो एक प्रकार से उनकी पत्नी या वो 2 जगह के वोटर थे। दूसरी बात, प्रियंका जी आपने तो खुद स्वीकार कर लिया कि 3 बार अपना वोट खुद ही कटवाने की एप्लीकेशन संजय सिंह जी ने दी है। एक बार सुल्तानपुर से और एक बार उन्होंने हरिनगर से। फिर जब वो शिफ्ट हुए सांसद वाले घर में तो वहां पे, अरे भाई उन्होंने ही तो दिया। अभी तो आपने कहा वो सुल्तानपुर के वोटर थे, सुल्तानपुर से उन्होंने एप्लीकेशन दी ना कि उन्हें वोट कटवाना है ताकि दिल्ली में आए। फिर दिल्ली में डाले सर, आप बात घुमा रहे हैं। नाम एप्लीकेशन डाला है उनकी वाइफ का। मैडम ये समझ में नहीं आ रहा कब कौन सी एप्लीकेशन डाला है। मैडम ये समझ में नहीं आ रहा कब कौन सी एप्लीकेशन डाली, कब कटना था, कब बनना था। बीजेपी ने एप्लीकेशन डाली है जेन्युइन पूर्वांचली वोटर्स के नाम कटवाने की। उनमें से एक अनीता सिंह जी का भी नाम है। ये संजय सिंह का नाम लेके गुमराह कर रहे हैं। आप अपनी पार्टी का चेहरा हैं और अब मैं कह सकता हूं कि इस दिल्ली चुनाव में आप पार्टी के लिए बड़ा चेहरा है जो मीडिया में अपनी बात को रखेगा। इसीलिए एक एक करके अपनी बात को रखे। सुधांशु जी। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं जो प्रियंका जी ने बोला एकदम सीधी सच्ची बात है। उन्होंने साफ साफ एक्सेप्ट किया कि 3 बार तो खुद ही वोट कटवाने का उन्होंने एप्लीकेशन दिया। ये उन्होंने खुद कहा, पहले सुल्तानपुर में थे, फिर वहां से वोट कटवाया, तब दिल्ली में बने ना। और दिल्ली से एक जगह के बाद जब वो सांसद के रूप में शिफ्ट हुए तो वहां दूसरी जगह बनवाया। तो जब 3 बार खुद वोट कटवा चुके हैं, एक बार अपनी पत्नी का वोट कटवा चुके हैं, अब चौथी बार वोट कट रहा तो हमने किसी और ने किया। यही जो चरित्र है ना आम आदमी पार्टी का, कि अपने मुंह से कबूला कि 3 बार अपना वोट कटवाया, पता नहीं कटवा क्या करने के लिए कटवाने के चक्कर में लगे हुए हैं, ये समझ में नहीं आता है। और जो लोग देश को काटने के चक्कर में लगे हुए हैं उनके साथ खड़े हो जाते हैं। याद है शाहीन बाग में एक आदमी था जिसने ये बोला था कि कम से कम काट के हम नॉर्थ ईस्ट को ही अलग कर देंगे, उनके साथ आप लोग खड़े थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपको बधाई देता हूं कि आपने स्वीकार किया कि 3 बार। ओके प्रियंका देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन। आप खुद एक एडवोकेट हैं, क्या आपको लगता नहीं है हरिनगर, सुल्तानपुर, नई दिल्ली और पता नहीं कौन तिलक नगर या नहीं, ये सब आप क्लैरिफाई करिए। मेरा पॉइंट ये है कि कंफ्यूजन है और एक घर में 60 वोटर वाले मामला जब निकल के आता है उसको आप गार्ड क्यों कर रही हैं? ये तो वोटर फ्रॉड हुआ ना। नहीं सुनिए, वोट आप ना ऐसे मत कीजिए। देखिए आज जनता बहुत समझदार है, आप बहुत माने हुए एंकर हैं, तो आपको भी सुलझाना है चीजों को, उलझाना नहीं है। अब अनीता सिंह जी जो दिल्ली की वोटर है, जिन्होंने लोकसभा में, जो उनकी वाइफ हैं, उन्होंने दिल्ली में लोकसभा में चुनाव में वोट डाला। भाजपा ने क्या किया, उन्होंने जनवरी 2024 का एफिडेविट सर्कुलेट कर दिया कि अरे वो तो वहां की वोटर है। ऐसे उन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की। अब इस भ्रम को सॉल्व कर देते हैं। अनीता सिंह जी सुल्तानपुर में उनका वोट था, वो जब वो दिल्ली आई, माननीय सांसद उन्होंने दिल्ली में वोट डाला। ये 2024 यहाँ पे उन्होंने वोट डाला 2024 लोकसभा में, और उन्होंने
किसने डाली ये जांच का विषय है कि 2 अनीता सिंह जी के नाम पर वोट कटाने की एप्लीकेशन डली हुई थी। संजय सिंह जी का तो कुछ मसला भी नहीं है, कुछ इलीगैलिटी नहीं, कुछ नहीं है। आइए जानबूझ के सेंसेशनलाइज किया जा रहा है ताकि दिखा ये भाजपा के लिए रास्ता क्लियर हो जाए, जो ये लंबे लंबे। बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया, बोला फर्जी वोटर से इश्क है केजरीवाल जी को। देखिए ये क्या करेंगे, अब मेरे को बताइए, ये भी कितना बड़ा फेलियर दिखता है। सारी जांच एजेंसी इनकी, इतने साल से ये सो रहे थे क्या? रोहिंग्या बसाने का दावा कर रहे हैं हरदीप पुरी जी, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, सो रहे थे क्या? ये नौटंकी किस बात की कर रहे हैं? इनको किस बात के प्रेस कॉन्फ्रेंस और किस बात के पोस्टर? सारी जांच एजेंसी इनके पास है। अब ये भ्रम फैला रहे हैं संजय सिंह जी के नाम पर, जब अनीता सिंह जी के झूठ पे ये पकड़े गए हैं। तो ये झूठे लोग हैं। मामले में दिल्ली पुलिस के सूत्रों का दावा है कि बड़ी कार्रवाई कर सकती है दिल्ली पुलिस। ऐसे कई जगह वोट निकल के आए हैं, ये बड़ी खबर है। फर्जी वोटर, एक एक घर में 60-60 वोट निकल के आए हैं दिल्ली के कई इलाकों के अंदर। दिल्ली पुलिस इस पे बड़ी कार्रवाई कर सकती है, ये बड़ी खबर है। मैं सीधा AK वाजपेयी को रुख करता हूं। AK वाजपेयी, ये फर्जी वोटर अपने आप में देश में एक नया कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं, या फिर ये कुछ इलाकों में होगा जो दिल्ली तक नहीं पहुंचा था, लेकिन दिल्ली में जो कि देश की राजधानी है, एक घर में 60-70 वोट होना पॉसिबल नहीं है, फीजेबल नहीं है, और निकल के आए हैं ये। अरे इन्वेस्टिगेशन में आज ये संगम विहार एक जगह है तुगलकाबाद के पास, वहाँ पे आधार कार्ड बनाने की मशीनें पकड़ी गई हैं। ये कौन कार्यक्रम करा रहा है? देखिए, शराब घोटाला ये करें, जल घोटाला ये करें, शीश महल ये बनाएं, और रोहिंग्यों को ये बसाएं, आधार कार्ड नकली ये बनाएं, वोटर लिस्ट में डिलीशन एडिशन ये कराएं। ये किसी हद तक जा सकते हैं। और आपको याद होगा शुरू में ये खंभों पे बिजली की तारें काटा करते चढ़ के, और पब्लिक को भड़का देते कि आप तारे लगाइए और जोड़िए, तारे लगाइए और जोड़िए। और खुद इन्होंने माना था कि हम अनार्किस्ट हैं, हम तो अराजकता फैलाएंगे। 26 जनवरी की परेड होनी थी और ये रेल भवन के सामने जाके रात को बैठ गए थे। तो इनका इतिहास तो सबको मालूम है। कसमें खाई थी इन्होंने कि नाम सिक्योरिटी लेंगे, नाम बंगला लेंगे, ना कुछ करेंगे ना कुछ करेंगे। क्या हुआ लोकायुक्त का, जिसके नाम पे ये आए थे? तो ये घोटालों के लोग हैं। और ये वोटर वाला जो मामला है ना, ये बड़ा भारी फ्रॉडुलेंट गैंग चला रखा है इन लोगों ने। ये बार बार 3 जगह काटेंगे, 3 जगह रखेंगे, 60 वोट बनवाएंगे, फिर जो घर खाली होगा उस पर भी वोट बनवा लेंगे। ये सारी इन्वेस्टिगेशन इसीलिए पुलिस कर रही है। और बुरा मत मानिएगा, इनके 43 MLA जो हैं क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व हैं। कौन सा इनका शीर्ष का लीडर है जो जेल में नहीं गया? ठीक है, ओके। पंजाब के भी 2 मिनिस्टर जेल में गए हैं। प्रियंका कक्कड़, एनडीए एक साथ है, और इंडिया में कांग्रेस भी कह रही है कि ये वोटर फ्रॉड है। और अलका लांबा हो, संदीप दीक्षित हो, अजय माकन हो, कांग्रेस के और स्टारवर्ड नेता हो, तमाम लोग कह रहे हैं देयर इज अ वोटर फ्रॉड इन दिल्ली। अमीर जी कह तो हम भी रहे हैं, बट हम कह रहे हैं कि बीजेपी कर रही है ये फ्रॉड। बीजेपी जेन्युइन नाम कटवा रही है और पता नहीं किसके नाम ऐड करवा रही है। दोनों ही कर रही है। न्यू दिल्ली विधानसभा में इन्होंने किया, 5,500 नाम कटवाने की याचिका डाली और 7,500 नए नामों की। नए लोग कहां से आ गए? ये जांच का विषय नहीं। रोहिंग्या को हरदीप पुरी बसा रहे हैं, सार्वजनिक ट्वीट कर रहे हैं। नहीं, आप मुझे ये बात करने नहीं देते, हर बार मेरी बात काट देते हो। आप बोलिए क्यों उनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए? उनको अरेस्ट कीजिए, सारे इलीगल इमिग्रेंट सामने आ जाएंगे। और ये तो विफलता दिखाता है ना होम मिनिस्टर अमित शाह जी की। अगर बॉर्डर हमारे सिक्योर्ड नहीं है, कोई भी घुसे चले आ रहा है, किसी को भी आने दे रहे हैं, ये कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये क्यों, कौन घुसा रहा है, कौन बसा रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सबको समझ आता है। लेकिन इस पे रोक लगनी चाहिए। और हम ये मुद्दा उठा रहे, छोड़ेंगे नहीं। आज दिल्ली पुलिस का बयान आया है कि आम आदमी पार्टी का कोई लेना देना नहीं बांग्लादेशियों से। आपने देखा वो बयान? प्रियंका जी, मैं अभी समय सुखजिंदर सिंह रंधावा, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, उदित राज नेता है कांग्रेस पार्टी के, वो कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि केजरीवाल 2 सीटों से चुनाव लड़े। कांग्रेस कह रही है कि आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी की बी टीम है, और लगातार इन्होंने मदद करी है बीजेपी वालों की। अलका लांबा, अजय माकन, संदीप दीक्षित, वो भी बहुत सारे बयान दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, या फिर जो बात कांग्रेस कह रही है कि, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस बीजेपी की टीम है, ये तीसरी बार कैसे ये सरकार बनाएंगे? शुरू में एक बहुत अच्छी ये पूरे देश में घूम घूम के भारतीय जनता पार्टी की मदद करते हैं। एक सेकेंड, दुष्यंत नागर बोल रहे हैं पहली बार।
पूरे देश में घूम घूम कर भारतीय जनता पार्टी की मदद करने का काम आम आदमी पार्टी करती है। अंबेडकर साहब का फोटो लगाते हैं, गांधी जी का फोटो तो इन्होंने अब लगाना कम क्या बंदी कर दिया है। आंदोलन गांधी जी के फोटो के साथ शुरू किया। दोनों के नैतिक मूल्य जो उन्होंने स्थापित किए उससे कोई लेना देना इनका नहीं है। कास्ट सेंसस की बात पूरे देश में हो रही है, ओबीसी को आरक्षण बढ़ाने की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहां मौजूद हैं, ये तो खुल के विरोध में हैं, लेकिन आम आदमी के प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं देश के। मैं इनसे पूछना चाहता हूं आपका स्टैंड क्या है। तो इनका स्टैंड गोल कांग्रेस दिल्ली छोड़ क्यों नहीं देती? क्यों छोड़ दे? कांग्रेस ने छोड़ के देख तो लिया। ये कांग्रेस को मिटाने के लिए पूरे देश में घूमते हैं झोला लेके। तो कांग्रेस पार्टी क्या इन लोगों के लिए मिट जाए? बात करते नहीं है ये किसी की, गरीब की, किसान की, मजदूर की, मुझे तो दलित की, पिछड़े की। मुझे तो आप और आ जाते हैं साथ में। मुझे तो देवदास नहीं, मैं किसी के साथ मिट जाए भाई? मुझे बोले मैं आम आदमी पार्टी के साथ आ जाता हूं, कैसे बात कर रहे हैं? आपने कैसे कह दिया कि कांग्रेस इनके लिए छोड़ दे? नहीं, मैंने बोला आप ये कांग्रेस इंडिया अलायंस है, इस वजह से छोड़ दे। इंडिया अलायंस है क्या? लेकिन इंडिया अलायंस गांधी अंबेडकर के विजन को आगे बढ़ाने के लिए या उनके विजन को मिटाने के लिए है? आपकी बात तो मुझे तो जब कांग्रेस विजन है ना, सिंपैथाइज करता इंडिया हूं, अलायंस मुझे तो देवदास का डायलॉग आ जाता है। मुझे तो सिंपैथाइजर है तो सही बात करेंगे ना, गलत बात नहीं कर सकते। मुझे देवदास फिल्म देखी है आपने? मुझे उसका डायलॉग आ जाता है कि किसी ने बोला यूपी छोड़ दो, सपा ने बोला यूपी छोड़ दो, और एक सेकंड आगे दिल्ली छोड़ी है, पार्टी ने बोला दिल्ली छोड़ दो, टीएमसी ने बोला बंगाल छोड़ दो, शिवसेना ने बोल दिया महाराष्ट्र छोड़ दो, अब कांग्रेस का देश छोड़ दे। कुछ नहीं, जय बापू जय भीम। गांधी और जय बापू जय भीम। सुधांशु त्रिवेदी आगे चलेगी और रीजनल पार्टी अगर कोई बापू और अंबेडकर के विजन के साथ में आती है तो स्वागत है, अदरवाइज नमस्कार है। मिस्टर नागर, यू मेड अ पॉइंट। आप भी कमाल बात कर रहे हैं मेरी जी। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी मेरे पे आप एक तरफा बात करेंगे। आप आजकल एक तरफा बात करते हैं हर पार्टी के लिए, हमेशा कांग्रेस को आप निशाने पे लेते हैं। कोई कांग्रेस को मैंने प्रश्न पूछा, आप मुझसे ऐसे नाराज हो रहे हैं? बिल्कुल आपसे नाराज होने की, आपने नाराज होने की बात करी है। आपने कहा छोड़ क्यों नहीं देते भाई, कैसे छुड़वा देंगे क्या? ओके, वो तो देखिए, ओके, प्रियंका कक्कड़ देखिए, कांग्रेस कहीं कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं है और उनको लगता है कि दिल्ली में उनकी वापसी हो सकती है। और संदीप दीक्षित, मैं खत्म कर लूं अपनी बात को। श्रीमती स्वर्गीय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी का जो विजन था, जो विकास उन्होंने किया था, जो अधूरा रह गया, उसको संदीप दीक्षित जी पूरा करेंगे। बहुत बड़ी बात है। शीला तेरा मिशन अधूरा संदीप दीक्षित करेगा पूरा, यह नारा दे रहा हूं मैं। सरकार बनेगी। ओके प्रियंका जी, अभी फिलहाल एक भी सांसद नहीं है, एक भी एमएलए नहीं है, सरकार बनाएंगे कांग्रेस का। ये कह रहा हूं आपके। अब देखिए, सीज़फायर। ओके, शीला तेरा मिशन अधूरा संदीप दीक्षित करेंगे पूरा। माकन और दीक्षित आएंगे एक साथ। अमीर जी, एरोगेंस किसी पार्टी को नहीं आना चाहिए, मैं इतना ही कहूंगी। आपने शुरू में ही ओपनिंग में एक बात कही, आपने कहा कि कांग्रेस को वोट शेयर में सुधार हुआ तो बीजेपी को फायदा होगा। तो आप समझें कि इस बार कांग्रेस के पीछे कौन सी फोर्स है, तो उस पर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है मुझे। बाकी हम सबको पता है कि कांग्रेस का क्या रिजल्ट है। बीजेपी की फोर्स है ये, बीजेपी की बी टीम है आजकल, आपको पता ही है ये बात। तो मैं वापस इस मुद्दे पे आती हूँ क्योंकि ये इलीगल डिलीशन ऑफ वोटर्स, एडिशन ऑफ वोटर्स बहुत गंभीर मुद्दा है। अब बीजेपी क्या कर रही है, जानबूझ के एक नैरेटिव क्रिएट कर रही है जिससे वो पूर्वांचल जेन्युइन वोटर्स का भी नाम आसानी से कटवा पाए। वो ये कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और हमें मिलके रोकना होगा, मीडिया को रोकना होगा, हमें रोकना होगा। इनकी काली करतूतें बहुत हो गई। वोट चोरी नहीं देखी आपने अनिल मासी ने जो की थी, जो सारी दुनिया ने की, सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी। खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं देखी आपने इनके, जो ये करते हैं। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कैसे करते हैं वो हमने देखा। क्या है इनके राज्यों में, सबसे ज्यादा महंगाई है, सबसे ज्यादा जॉबलेसनेस है, सब कुछ बुरा। इनका गवर्नेंस से कोई लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक। और इनको लेकिन जो वोटर डिलीशन है, जो फर्जी वोटर का डिलीशन है, उसमें तो कांग्रेस का भी साथ है। वो कह रहे बिल्कुल सही है, ये फर्जी वोटर कैसे बनने जा रहे हैं बार बार, तो कांग्रेस का भी सपोर्ट मिल रहा है ना, और बीएसपी का भी सपोर्ट मिल रहा है। सही, सारी पॉलिटिकल पार्टियों का सपोर्ट है इसमें। वो कह रहे हैं कि फर्जी वोटर डिलीट होने चाहिए। तो बीएसपी, कांग्रेस, अरे आप समझ नहीं रहे, इतने मंझे हुए एंकर होने के बावजूद, पत्रकार होने के बावजूद, ग्राउंड पे काम करने के बावजूद आप समझ नहीं रहे अमीर जी क्या चल रहा है। ओके, ये भाई आप लोग बीजेपी के साथ मिले हुए, दुष्यंत नागर, ये मतलब कांग्रेस के लोग। देखिए अगर प्रियंका जी की, मैं उनकी समझ पे कोई प्रश्न तो नहीं उठाऊंगा, बड़ी विद्वान हैं आप,
गोवा में चुनाव लड़े, गुजरात में चुनाव लड़े, कांग्रेस को नुकसान हुआ तो इसका मतलब आप भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए थे। और कई राज्यों में आप जहां जहां चुनाव लड़े हैं, आपके नंबर्स उठा लीजिए। फर्जी वोटर डिलीशन और पे आप कांग्रेस साथ दे रहे हैं। तो आप तो कांग्रेस बोलते थे हमें फर्जी बिल्कुल। वोटों का डिलीशन, आप तो आज भी अगर बोल रहे फर्जी हो। वोटर कहीं भी है तो ये सबकी जिम्मेवारी है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज की जो लोकतंत्र में आस्था रखते हैं कि फर्जी वोटरों को डिलीट किया जाना चाहिए। कांग्रेस और बीएसपी अगर और बीजेपी अगर एक साथ है तो समझ जाइए तो बुराई क्या है? बहुत सारे ऐसे सही मुद्दे हैं जिस पे सभी राजनीतिक दलों को एक साथ रहना चाहिए। आप नहीं हो उस पे, किस पे नहीं है? फर्जी हर वोटर डिलीशन पे। देखिए, कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को आप कहिए मजबूत करने के लिए हरदीप पुरी हर को कदम arrest का होना साथ चाहिए, देगी परवेश और वर्मा सबको को देना arrest होना चाहिए। तो कांग्रेस अपने बूते पे आपको लगता है चुनाव लड़ेगी? सरकार बनाने जा रही है, आम आदमी पार्टी पे क्या था? नहीं, मेरे को सुन लीजिए, आप बार बार छेड़ रहे हैं, आप जवाब ले लीजिए। आम आदमी पार्टी पे कुछ भी अपना नहीं है, सारा सामान कांग्रेस पार्टी का है। और आपके देश, सुन लो, आप ज्यादा बुलाया मत करो। बोली आप बोलने नहीं दे रहे आप मुझे। हाँ, मैं कह रहा हूं सारा सामान कांग्रेस पार्टी का है। मैं ऐसा खुलासा आपके चैनल पे कर दूंगा कि दुनिया स्तब्ध रह जाएगी। आम आदमी का सिपाही एक संगठन बनाया था कांग्रेस पार्टी ने, श्री राहुल गांधी जी के निर्देश पे, उससे इन्होंने आम आदमी पार्टी नाम चुरा लिया। ये सब लोग घूमते थे कहां? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में घूमने वाले लोग हैं। क्या है इन पे अपना? सारा लीडर कांग्रेस का है, कैडर कांग्रेस का है। और इन्होंने कांग्रेस के नेताओं को ले जाके जो नैतिक मूल्य बापू ने और अंबेडकर साहब ने स्थापित किए, उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। नागर साहब, मेरा निवेदन है, ये धोखाधड़ी 11 साल चल रही है, अब नहीं चलेगी। धोखाधड़ी चल रही है, मतलब बहुत स्ट्रांग वर्ड है, धोखाधड़ी चल रही है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा। दुष्यंत नागर जी ने बिल्कुल स्पष्ट सटीक विश्लेषण किया है कि आज बिल्कुल बात साफ हो गई कि सोनिया गांधी जी के समय में जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी उसमें जो लोग शामिल थे उन्होंने ही उस जमाने में किया। और प्रमाण दे रहा हूं, 2010 में जब कांग्रेस के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मामला चरम पे था, तब ये अन्ना आंदोलन शुरू हुआ, आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति, क्योंकि इनको लगता था कांग्रेस को कि उसका फायदा सीधे बीजेपी को मिलेगा। तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को खड़ी करवाया। और जहां तक मेरी जानकारी है, संदीप दीक्षित जी और शायद केजरीवाल जी सहपाठी भी रहे हैं और बचपन के मित्र रहे, कुछ परिचित रहे, ऐसा जरूर है। शायद दुष्यंत जी को ज्यादा बेहतर पता होगा और प्रियंका जी को। मगर एक बात बहुत साफ है, दुष्यंत जी ने बहुत सटीक बोला है, सारा सामान उनका है। ये मोहब्बत की दुकान का सारा सामान केजरीवाल लेके ऐसा फरार हुए हैं। तो मैं प्रियंका जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, लेकिन आजकल आपको दुष्यंत जी का सामान भी पसंद आ रहा है। होता है तो जिन लोगों के वोट, एक मिनट अमित जी, एक लाइन, ये मतदान तो गुप्त होता है, भारत में मतदान गुप्त होता है। तो प्रियंका जी जो वोट कट रहे हैं, ये गुप्त चीज से प्रकट कैसे हो गया कि वो आपके वोटर हैं? ये आपको कैसे लग रहा है? ये जैसे समाजवादी पार्टी को लग रहा था कि वो वोटर जो वोट नहीं, जरा मुझे साफ साफ बता दीजिए कि आपने कैसे निष्कर्ष ड्रॉ कर दिया कि इनके वोट कट रहे हैं आम आदमी पार्टी? बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी कोई सवाल नहीं खड़ा कर रही, जितनी आम आदमी पार्टी सवाल खड़ा कर रही है। आपको कैसे पता ये आप ही के वोटर है? ये एक पॉइंट है। मैं बता देती हूं। 20 सेकंड। देखिए, ये बीजेपी के ही किसी व्यक्ति ने आके हमें बताया था कि नीचे जाके पहले चिन्हित किया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा था, बाहर चिन्ह लगता था और फिर उनकी एप्लीकेशंस डली है सर, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरे को घोर आपत्ति है कि दोनों कांग्रेस और भाजपा ने लोगों को समान बोला। यही इनका भाव है लोगों के प्रति, यही रीजन है कि आपकी पार्टी के अंदर जो है समान, उसके लिए बोला। हाँ, तो आप लोगों को बोल रहे हैं ना, ये आप नहीं, गलत जनता के लिए नहीं बोला। थोड़ा हम उन लालची लोगों को बोल रहे हैं जो निष्ठा बदलते हैं, जो बेईमान हैं। लोगों को आप समान बोल रहे हैं, जो आज सरकारी अनाज पर मोहताज भर रहकर गए, उनको आप समान बोल रहे हैं। हमें 90% दिल्ली वोट करती है, तो कौन से लोग समान हुए और कौन से आपके और कौन से भाजपा के? दिल्ली की महान जनता जान चुकी है। आपका अंबेडकर साहब से कोई लेना देना नहीं है। कि सबसे कम महंगाई दिल्ली में, कोई लेना देना नहीं है। सबसे कम जॉबलेसनेस दिल्ली में, लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग, सेक्युलरिज्म में आस्था रखने वाले लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। मैं इनसे आपके चैनल पे पूछ रहा हूं, ये पूर्वांचली 3 दिन से कर रहे हैं। मेरे एक प्रश्न का उत्तर दिला दीजिए। जितना पूर्वांचली समाज दिल्ली में है, उसमें से 80% जो पूर्वांचली समाज है वो ओबीसी वर्ग का है। क्या ये कास्ट सेंसस के लिए कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे, विपक्ष का सपोर्ट करेंगे? क्या ये ओबीसी को बड़ा आरक्षण देंगे? नहीं देंगे। इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। अब तो पुजारी ग्रंथी योजना नहीं चलेगा।
पुजारी ग्रंथी तो हो गए, लेकिन इमामों को इन्होंने कह दिया 18 महीने का वेतन आपका नहीं देंगे। जी जी, अरे समानता और समता हमारा लोकतंत्र सिखाता है। संदीप दीक्षित ने बोला, प्रियंका संदीप दीक्षित ने बोला ऐलान पे ऐलान कर रहे हो, लेकिन स्कूल के कॉलेजेस में वहां के प्रोफेसर लेक्चरर्स को पैसे नहीं दे पा रहे आप लोग। संदीप दीक्षित ने बोला ऐलान पे ऐलान कर रहे हो लेकिन तनख्वाहें नहीं दे पा रहे आप। उनके बोलने से क्या होता है? उन्होंने फैक्ट नहीं होता उनके बोलने से, दो तीन बार के उनकी माता जी चीफ मिनिस्टर रही हैं, बहुत बड़ा घराना है वो कह रहे हैं कि वो 2-3 बार के सांसद रह चुके हैं और भावी मुख्यमंत्री है दिल्ली के। आप गंभीर लीडर हैं, जो कह रहे हैं वो तथ्यों के आधार पे कह रहे हैं। संदीप दीक्षित भावी मुख्यमंत्री बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकते मुख्यमंत्री? मैं घोषित कर रहा हूं, मैं मानता हूं मुख्यमंत्री आपका अजय माकन नहीं होंगे, वो भी हो सकते हैं, लोकतंत्र है। अलका लांबा नहीं, दो में से कोई भी हो सकता, अलका जी भी हो सकती हैं, सभी योग्य हैं। पर मेरी पसंद संदीप दीक्षित है। क्या बुराई है? पसंद संदीप दीक्षित है। ओके, ये तो मुख्यमंत्री तक का ऐलान करे प्रियंका जी, और कह रहे वो कह रहे केजरीवाल जी तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। आप ही बोले जाएंगे, सो आपका है तो हम नहीं बोलेंगे। आप बोलिए। अरे तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इनके यहाँ ये कैसी पॉलिटिकल पार्टी है जब एक तरफ पूरी दुनिया में महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो रही है, सभी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, एक महिला मुख्यमंत्री बनी है, तो केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं होऊंगा मुख्यमंत्री। अरे टेम्परेरी के लिए तो ओके, वोट नहीं मांग रहे। बिल्कुल जवाब। आपने उन्हें ये महिला कार्ड कह दिया है, एक महिला का सम्मान नहीं है। बीजेपी भी कह रही है, बीजेपी भी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है कि एक महिला मुख्यमंत्री कह रही है, उसको टेम्परेरी सीएम बोला जा रहा है। एक सेकंड शांत, शांत होइए। हमारे संविधान में नहीं, ये अन्याय कर रहे हैं आप मिस्टर नागर, आप अन्याय कर रहे हैं। पहले आपने आरोप लगाया, अब आप अन्याय कर रहे हैं। आपने संविधान पे सवाल उठाया, मेरे संविधान पे सवाल टेम्परेरी मुख्यमंत्री कैसे बोला एक महिला के लिए? मैंने नहीं बोला, कोई संविधान में टेम्परेरी मुख्यमंत्री नहीं है। ओके, ये मुख्यमंत्री एक सेकंड नहीं है। एक सेकंड सर, मेरा ड्यूरेशन खत्म हो रहा है। ओके प्रियंका, क्या आपको लगता है ये भारी पड़ेगा महिला सीएम वाला मामला? नहीं, वो महिला सीएम खुद चाहती हैं कि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने दोबारा, चौथी बार, तीसरी बार नहीं, चौथी बार। आपने 3 बार कहा, तो चौथी बार हम लोग सब यही चाहते हैं, वो उनकी भी यही ख्वाहिश है और वो भी इसी पुरजोर प्रयास। वक्त एक अंतराल का है, सीएनबीसी आवाज के टक्कर के थर्सडे एडिशन में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी। वेलकम बैक व्यूअर्स, देख रहे हैं आप सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का थर्सडे एडिशन। एक बार फिर स्वागत है आपका। और टक्कर में वक्त है एक ब्रेकिंग स्टोरी का, एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर है, मंदिर तोड़ने के एलजी ऑफिस ने आपके आरोपों को बेबुनियाद बताया है, जो आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए थे। और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। साल 2025 के आगाज के साथ 2 खबरों ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। एक तरफ अमेरिका है, जहां नए साल के आगमन के साथ 3 बड़ी घटनाएं हुई। आशंका जताई जा रही है ये तीनों घटनाएं अमेरिका पे अटैक है, यानी एक्ट ऑफ टेरर है, यानी आतंकी वारदात हो सकती है। दूसरी ओर यूरोप के स्वर्ग माने जाने वाले देश स्विट्जरलैंड ने बड़ा फैसला लिया है। वहां अब मुंह ढकने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे आप बुर्के और हिजाब पर बैन के तौर पर भी सीधे तौर पर देख सकते हैं। सबसे पहले बात अमेरिका के न्यू ऑरलीन्स की, जहां लोग नए साल के जश्न में डूबे हुए थे, सड़कों पर भीड़ थी। इसी बीच पिकअप वैन दौड़ती हुई आई और शमसुद्दीन जब्बार एक एक कर लोगों को कुचलने लगा, और जब तक पुलिस उसे मार गिराती उसने 15 लोगों की जान लेनी थी। पता चला कि वो आईएसआईएस की विचारधारा से प्रभावित शमसुद्दीन जब्बार 2020 तक अमेरिकी सेना में स्टाफ के अंदर था। दूसरी घटना लास वेगास में हुई, जहां ट्रंप इंटरनेशनल होटल के बाहर टेस्ला साइबर ट्रक में विस्फोट हो गया। ब्लास्ट में ड्राइवर समेत 7 लोगों की मृत्यु हो गई। इसके अलावा न्यूयॉर्क में के नाइट क्लब में भी जोरदार गोलीबारी हुई, जिसमें 11 लोग घायल हो गए। एक तरफ अमेरिका है, जिसकी आबादी करीब 35 करोड़ है और वो खुद दुनिया की सुपर पावर अपने आप को बताता है, और दूसरी तरफ हमारा आपका भारतवर्ष है, जिसकी आबादी 140 करोड़ है और संसाधनों में के मामले में अमेरिका से कई मामलों में कमतर है। लेकिन अब हम होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस सब खुशहाली के साथ मनाते हैं। पहले त्योहारों का मतलब अघोषित कर्फ्यू होता था। 2014 से पहले बम धमाके हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा हो गए थे, ये याद है ना आपको? लेकिन अब ऐसा नहीं है।